अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक छोटा-सा लेक्चर है, जो हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के स्लाइड से एक्सट्रैक्ट किया है और टॉपिक हमारा जो है वो है विथहोल्डिंग टैक्स का और एडवांस इनकम टैक्स का। इसको हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है और इसके कॉन्टेक्स्ट में एडवांस टैक्स हम को हम स्टडी करेंगे। मैं हैदर मुश्ताक, 17 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फील्ड और इनकम टैक्स कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। अब आपके लिए जो है एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं हम लोग, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ और विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कि विदहोल्डिंग टैक्स होता क्या है। आफ्टर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ विदहोल्डिंग टैक्स। इसका बैकग्राउंड थोड़ा ओरिजिन डिस्कस कर लेंगे, पाकिस्तान के अंदर विदहोल्डिंग टैक्स कैसे काम करता है। इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स के मद में एडवांस टैक्स क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या प्रोसेस क्या है विदहोल्डिंग टैक्स का। और इसके अलावा हम ये देख लेंगे कि किस मेथडोलॉजी के यूज़ करते हुए जो है हम लोग विदहोल्डिंग टैक्स करते हैं विद रेफरेंस टू सेक्शन 153। ये स्लाइड्स हमारी ट्रेनिंग की हैं, इसको मैं डिफ़ाइन नहीं करता ताकि हमारी वीडियो जो है वो शॉर्ट रहे। तो डायरेक्ट टू द टॉपिक, विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले छोटा-सा इंट्रोडक्शन जो है मैं दे दूँ कि विदहोल्डिंग टैक्स होता क्या है। तो विदहोल्डिंग टैक्स जो है एक ऐसा मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि आप लोगों ने जो अपनी एनुअल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो टैक्स अथॉरिटी ये कहती है कि आप वो टैक्स जो है हमें इंस्टॉलमेंट की शक्ल में विदहोल्डिंग की मद में जो है ड्यूरिंग द ईयर पे करें। तो इसमें जो है 3 पार्टीज़ हमारी इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारा बायर इन्वॉल्व होता है, जिसको हम विदहोल्डिंग एजेंट कहते हैं। अभी आप इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि कोई ट्रांज़ैक्शन विदहोल्डिंग टैक्स के एप्लीकेबल है, नहीं है, कौन-सा बायर विदहोल्डिंग एजेंट होता है या नहीं होता, एडजस्टेबल है, मिनिमम है या फाइनल है। अभी उस चीज़ को आप छोड़ दें, अभी हम जस्ट जो है क ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट जो हम इसका कर रहे हैं विदहोल्डिंग टैक्स का स्टडी कर रहे हैं। तो एक हमारे पास पार्टी बायर आ गई, उसको विदहोल्डिंग एजेंट कहते हैं। अब बायर ने पेमेंट करनी है सेलर को अगेंस्ट द गुड्स और सर्विसेज़ ही रिसीव्ड, तो उसके अगेंस्ट जो है वो सेलर को पेमेंट करेगा, जिसको हम विदहोल्डिंग की मेथोडोलॉजी में विदहोल्डी कहते हैं। उसकी इनवॉइस वैल्यू पे वो विदहोल्ड करेगा और ये जो टैक्स है ये डिपॉज़िट करेगा एफबीआर को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारा सेलर, ठीक है, जो रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट है, जिसने पेमेंट रिसीव करनी है, उसको विथहोल्ड कहते हैं। एक है बायर, जो हमारा पेयर है और जो पे करेगा सेलर को, इसको विथहोल्डिंग एजेंट कहते हैं। और तीसरी पार्टी जो है वो हमारी टैक्स अथॉरिटी है और पाकिस्तान के केस में हमारी फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो हमारी इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के साथ डील करती है। अच्छा, इसका जो अ, आपको थोड़ी-सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं बताऊँ तो इन शॉर्ट वन स्लाइड में ये है कि इसको 1862 में इब्राहम लिंकन की लीडरशिप में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सिविल वार को फाइनेंस करने के लिए विदहोल्डिंग जो सिस्टम था, बाद में इसको डेवलप किया था मिल्टन फ्राइडमैन थे 1943 में। प्रॉपर उन्होंने मैकेनिज्म दिया था, बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब वो कब आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में आया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। और वो भी बड़ी आप कह लें कि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन थी जिनके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लगाया गया था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की वर्ल्ड वॉर वन को फाइनेंस कर सकें। तो बेनिफिट्स गवर्नमेंट को ये होता है कि उसके लिए डे टू डे बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट होता है और टैक्स एवेजन के चांसेस मिनिमाइज़ होते हैं। और जो कलेक्शन जो है कॉस्ट डिपार्टमेंट के लिए, एफबीआर के लिए, वो रिड्यूस होती है, क्योंकि बायर जो है वो अपने सेलर के बिहाफ़ पे गवर्नमेंट को जमा करवा रहा होता है, रिगार्डलेस के गवर्नमेंट जो है खुद उसको फ़ॉलो करे और साल बाद जो है उसको ले, जो हम वॉलंटरी डिक्लेरेशन भी करते हैं। और डीमेरिट्स जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो है वो इंक्रीज़ होती है बायर के लिए, या बायर के लिए बीइंग अ विथहोल्डिंग एजेंट। उसके बाद इसको अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि ये क्यों ज़रूरी था, तो सबसे पहली चीज़ थी कि टाइमली रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट को डे टू डे अपने लॉ एंड ऑर्डर पे अगर चाहिए, गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉइज़ की सैलरी के लिए, पेंशनर्स के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, या इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो डे टू डे उनका जो है रेवेन्यू कलेक्ट होता है। फिर इसके जो टैक्स एवेजन के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि रेसिपिएंट जो है वो जब पेमेंट रिसीव करता है,
और उसके अगेंस्ट बायर जो है उसके बिहाफ पे एफबीआर को जमा करवा रहा होता है, तो एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्रिएट होता है, वो आगे चल के मैं आपको डिस्क्राइब भी करूँगा, जिसकी वजह से आपके टैक्स एवेजन के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं और आपकी जो मॉनिटरिंग या स्क्रूटनी लेवल है एफबीआर का वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? कंप्लायंस बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लायंस भी इंक्रीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, क्योंकि बायर जब सेलर का जमा करवा रहा है तो बायर ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सेलर अपनी करेगा और एफबीआर दोनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा। तो कहाँ कहीं पे अगर कोई किसी किस्म की कोई कमी-पेशी हो तो वो जो है वो पॉइंट आउट हो जाती है उनके ड्यूरिंग द ऑडिट, और जिसकी बेस पे बाद में फिर हमें नोटिस भी आते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई है गवर्नमेंट की, क्यों? क्योंकि बायर जो है वो जमा करवा रहा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर, और एक सेलर को जो है या विदहोल्डिंग को एक फ़ायदा ये होता है कि उसका कैश फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता है, और इसके साथ गवर्नमेंट का भी होता है। गवर्नमेंट का कैसे होता है कि गवर्नमेंट को कैश इनफ्लो डे टू डे बेसिस पे आ रहे होते हैं, और सेलर को क्या फ़ायदा है, उसका क्यों किस तरीके से कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में, इसकी पूरी एक स्लाइड है, मैं आप उसमें बता भी दूँगा। तो जो विथहोल्डिंग टैक्स है, अगर ये ना होता, अगर विथहोल्डिंग सिस्टम ना होता, तो गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स कलेक्शन थी वो 12 महीने बाद जाके होनी थी, जब आपने डिक्लेरेशन करनी थी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? टैक्स के एवेजन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाने थे। फिर उनके पास एनफोर्समेंट, जो एफबीआर की एनफोर्समेंट टीम है, उनकी कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जानी थी। उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है अभी भी, जिसके मुकाबले में जो उनके पास नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं। फिर उसके बाद रेवेन्यू की अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट्स के पास बहुत थी, क्यों? क्योंकि आपके पास 12 महीने हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को उस तरीके से मेंटेन करते हो, या आप मैं अब उस तरफ नहीं जा रहा कि आपके पास काफ़ी तरीके होते हैं जिनकी वजह से आप जो है टैक्स को कम कर सकते हो इल्लीगल तरीके से, तो ये भी कम हो जाता है। तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कांसेप्ट ऑफ द विथहोल्डिंग क्या है, कि पे एज़ यू अर्न, इसलिए इसको कहते हैं टैक्स एट सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि आपने जैसी कोई इनवॉइस अपनी कोई सर्विस या गुड्स आपने डिलीवर किए हैं, उसके अगेंस्ट आपने अपने बायर को इनवॉइस भेजी, और बायर ने बीइंग अ विथहोल्डिंग एजेंट उस इनवॉइस के ऊपर जब आपको पेमेंट करनी है, तो वो टैक्स विदहेल्ड करेगा। ठीक है? यानी कि आप जैसे ही अर्न कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो, इसलिए कहते हैं पे एज़ यू अर्न या टैक्स एट सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद सेकंड क्या इसका कांसेप्ट ये है कि टू कैटर द वर्किंग कैपिटल डे टू डे फंडिंग नीड्स टू द गवर्नमेंट, जिससे मैंने अर्लियर एक्सप्लेन किया, और ईज़ी रिकवरी ऑफ टैक्स फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जो विथहोल्डिंग है वो सप्लाई के ऊपर भी है, सर्विसेज़ के ऊपर भी है, चारों प्रोविंसेस में पीआरए के भी अपने रूल हैं, एसआरबी के, बीआरए के, केपीआरए के, तो सेल टैक्स में भी होता है और इनकम टैक्स में भी है, और ये ट्रांज़ैक्शन वेरी करता है। तो अभी ये इस वीडियो में जो है हम लोग इनकम टैक्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब विथहोल्डिंग जो टैक्स है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाय अप्लाइंग द 5 डब्ल्यूज़, ठीक है? कि विथहोल्डिंग टैक्स की ज़रूरत क्या थी? ये होता क्या है? रिगार्डलेस मैंने आपको थोड़ा-सा पीछे डिफाइन भी कर दिया। हू इज़ विथहोल्डिंग एजेंट? कौन है जिसने विथहेल्ड करना है? कब करना है? कैसे करना है? और किससे करना है? ये सारा हम जो है डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी आर गोइंग टू अप्लाई 5 डब्ल्यूज़ कांसेप्ट, इसमें मैं आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 पार्टीज़ होती हैं, एक होता है सेलर, एक होता है बायर, और एक हमारी पार्टी है एफबीआर। ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अब बायर सेलर के लिए जो है ये एडवांस इनकम टैक्स है, जो बायर है विथहोल्डिंग एजेंट है उसके लिए ये लायबिलिटी होती है, जो कि बैलेंस शीट में ये करंट लायबिलिटी में रिपोर्ट करता है, और जो सेलर है उसके लिए एडवांस टैक्स होता है, जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के करंट एसेट में शो करता है। तो इसके लिए एडवांस टैक्स है, बायर के लिए जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स लायबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका प्रोसेस जो है थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि विथहोल्डिंग टैक्स काम कैसे करता है। देखें, बड़ा सिंपल सा है, नहायत जो है ये ईज़ी चीज़ है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तमाम बाकी सेक्शंस की निस्बत वर्किंग में जो सबसे ईज़ी है वो विथहोल्डिंग टैक्स की प्रोसेस है, और यही एक चीज़ है सेक्शन 153 जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो केसेज़ लगते हैं, नोटिसेज़ आते हैं, इसी की हमने रिकंसिलिएशंस बनानी होती हैं, और एफबीआर में केस भी सबसे ज़्यादा इसी सेक्शन के रिलेटेड जो हैं दूसरे सेक्शंस के साथ, इस सेक्शंस के ऊपर हमारे केसेस चल रहे होते हैं। अब देखिए, हमारे पास पार्टी 1 है सेलर, और पार्टी 2 है बायर। पार्टी 1 सेलर ने और बायर ने एक सेल परचेज़ की ट्रांज़ैक्शन कर ली।
अब इस ट्रांज़ैक्शन के ऊपर पेमेंट करनी है बायर ने सेलर को। अब जब बायर ने सेलर को पेमेंट करनी है ना, तो बीइंग अ विदहोल्डिंग एजेंट ये इसको 2 पेमेंट्स करेगा, पार्शियल पेमेंट्स करेगा। एक पेमेंट क्या करेगा, वो बड़ी सिंपल सी है कि वो चेक बनाएगा या कैश उसको पे करेगा और उसकी कुछ पार्शियल अमाउंट सेलर को डायरेक्ट पे कर देगा। ये जो डैशेज़ हैं ये इनडायरेक्ट जो है हमें इंडिकेट करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो है एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि जी जो चेक के थ्रू पेमेंट करनी है उसी के ऊपर विथहोल्डिंग करनी है, कैश वाली ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर विथहोल्डिंग नहीं करनी। वो आगे चल के मैं आपको रेफ़रेंस भी दे दूँगा कि कैश की ट्रांज़ैक्शन के ऊपर भी विथहोल्डिंग करनी होती है। तो अब पार्शियल पेमेंट है, ठीक है, आपने चेक या कैश के थ्रू पेमेंट कर दी सेलर को डायरेक्ट। अब दूसरी पार्शियल पेमेंट जो है वो आप करोगे एफबीआर को। यानी कि आपने एक पेमेंट बायर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी सेलर को, जो दूसरी पेमेंट है वो टैक्स की मद में टैक्स को विदहेल्ड करके वो डिपॉज़िट करवाएगा एफबीआर को। अब बायर जो है ऐसा क्यों करेगा? ऑन बिहाफ ऑफ सेलर ये इसकी पेमेंट का कुछ हिस्सा विदहेल्ड करेगा और एफबीआर को जमा करवा देगा। उसके बाद जो टैक्स इसने ये जमा करवाया है, वो क्या करेगा बायर उसका टैक्स चालान इश्यू करेगा और टैक्स चालान इश्यू करेगा और ये टैक्स चालान जो है सेलर रिसीव कर लेगा। उसके लिए ये करंट एसेट है क्योंकि उसने एडवांस में टैक्स पे कर दिया। वो आगे चल के मैं आपको ये भी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूँगा कि इसके लिए एडवांस ट्रीटमेंट क्यों है। और सेलर क्या करेगा, जो इसने टैक्स का चालान इश्यू किया है, जो टैक्स डिपॉज़िट करवाया है एफबीआर को, ये क्लेम कर लेगा एफबीआर से। कब करेगा? सेलर विल क्लेम इनकम टैक्स चालान फ्रॉम द एफबीआर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अगेंस्ट हिज एनुअल इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप जो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा भी देख सकते हैं। अब इसकी इसी चीज़ को मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ, से अज़्यूम करते हैं कि बायर और सेलर ने जो है एक ट्रांज़ैक्शन की, उसके बाद बायर ने पेमेंट की है, अब पेमेंट थी इनवॉइस की ₹100। अज़्यूम करते हैं कि टैक्स रेट था 20%, तो उसने 100 का 20% ₹20 एफबीआर को जमा करवा दिया और ₹80 की पेमेंट जो है वो उसने सेलर को करवा दी। यानी कि ये इसने डायरेक्ट पेमेंट कर दी और ₹20 सेलर के बिहाफ़ पे उसने इनडायरेक्ट पेमेंट्स जो है एफबीआर को की है। किसके बिहाफ़ पे की? सेलर के बिहाफ़ पे। अब मैं आपको इसका सारा समझा भी देता हूँ। अब ये देखें, ग्रॉस इनवॉइस की अमाउंट थी ₹100, टैक्स विदहेल्ड किया 20% ₹20 और उसने सेलर को ₹80 पे कर दिए। अब बायर ने क्या किया, पेमेंट जो ये ₹80 पेमेंट थी डायरेक्ट पेमेंट कर दी सेलर को, इसका चेक का बना दिया या कैश दे दिया। उसके बाद जो ₹20 थे इनडायरेक्ट पेमेंट सेलर को ही की है, लेकिन ये कर रहा है थ्रू थर्ड पार्टी एफबीआर, इनडायरेक्ट पेमेंट टू सेलर, ठीक है, एफबीआर को की, इसके लिए इसका रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, ठीक है, डे टू डे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन की अमाउंट जो है वो मार्केट में सर्कुलेट करी होती हैं और मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो डे टू डे विदहोल्डिंग टैक्स की मद में उनको रेवेन्यू जा रहा होता है और ये इनडायरेक्ट पेमेंट कर दी। तो अब ये देखें कि ₹80 जो है उसको डायरेक्ट पेमेंट आई, प्लस 20 जो रुपीज़ है वो भी इसको आ गई, तो उसने अल्टीमेटली ₹100 अपनी इनवॉइस के अगेंस्ट लिया। लेकिन क्या होगा कि ये ₹80 जो है इसको चेक या कैश मिला, ₹20 इसने एडवांस में अपनी इस 100 की इनवॉइस के ऊपर एफबीआर को जमा करवा दिया। अल्टीमेटली वो इसको क्लेम कर लेगा अगेंस्ट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी, तो जो उसने उस टाइम पर टैक्स पे करना था उसने 12 महीने के अंदर-अंदर कर दिया, इसलिए इसको एडवांस कहते हैं। ये मैं अब आपको आगे चल के समझा भी देता हूँ। पहले इसकी डबल एंट्री डिस्कस कर लें। डबल एंट्री में मैं जस्ट आपको इसकी हाइलाइटेड बताता हूँ कि ये देखें, ये बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। जब उसने पेमेंट की है, तो पेमेंट के टाइम पे विदहेल्ड उसने जब किया, तो उसने लायबिलिटी अपनी जो है क्रिएट की, जो कि वो अपनी बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेगा और उसने ₹20 अपने लायबिलिटी बना दी। अब ये तभी जो है कम रिड्यूस होगी जब वो इसको जमा करवा देगा। और जब यही पेमेंट जब सेलर ने रिसीव की, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो जब एंट्री करेगा, क्योंकि ये ₹20 जो थे उसने एडवांस में जमा करवा दिए हैं।
अभी उसने फाइनल टैक्स लायबिलिटी अपनी कैलकुलेट नहीं की, साल के ईयर एंड अकाउंट्स नहीं बने, साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो लायबिलिटी उसने ड्यूरिंग द ईयर एडवांस में जमा करवा दी, इसलिए उसका एडवांस था, करंट एसेट था, इंक्रीज़ किया तो उसने डेबिट कर दिया। ये 20 रुपीज़ जो है उसने एडवांस के लिए कर लिए। तो बायर के लिए, विदहोल्डिंग एजेंट के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसे उसके अपने नहीं हैं, उसने सेलर के बिहाफ पे एफबीआर को जमा करवाने हैं। जब वो ये जमा करवाएगा, इसकी पेमेंट करेगा तो अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर देगा, अनटिल अनलेस जब तक वो लायबिलिटी अपनी पे ऑफ नहीं करेगा तो उसकी बैलेंस शीट में ये करंट लायबिलिटी में रिपोर्ट होगी। और जो एडवांस में जो पैसे जमा करवा दिए सेलर ने, इसलिए उसके जो है ये डेबिट हो गया, करंट एसेट उसका इंक्रीज हो गया। ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा टाइम लाइन में डिफाइन कर दूं, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको विदहोल्डिंग टैक्स के कंसेप्ट इतना क्लियर होगा कि दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। अब ये हमारे पास 1 जुलाई ईयर स्टार्ट है, 30 जून नॉर्मल टैक्स ईयर हमारा ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बायर है, ये हमारे पास सेलर है। अब क्या हुआ कि सेलर ड्यूरिंग द ईयर अपनी सेल कर रहा है, ठीक है? और बायर जो है वो सेलर से परचेज़ कर रहा है और उसको जब पेमेंट करता है तो उसको डिफरेंट ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर उसकी विदहोल्डिंग करता है। अब ये विदहोल्डिंग कर रहा है, इसकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती जा रही है, इसके लिए करंट लायबिलिटी है। और जो सेलर है वो एडवांस में जमा करवाई जा रहा है, इसलिए उसका करंट एसेट क्रिएट होता गया। अब ये जो टैक्स है विदहोल्डिंग, ये जो बायर है सेलर के बिहाफ पे एफबीआर को जमा कराता गया कि ये सेलर की इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट आपने एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये एडवांस में जमा करवा रहा है। अभी 30th जून नहीं आया और वो ड्यूरिंग द ईयर ही अपना टैक्स एडवांस में जमा करवाई जा रहा है। अब अज्यूम करते हैं कि पूरे साल में उसने जो है वो 25 मिलियन विदहोल्डिंग की मद में उसने अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया। अब अज्यूम किया कि जब इसने अपने ईयर एंड अकाउंट्स बनाए और अपनी टैक्स अकाउंट्स बनाने के बाद टैक्स की कैलकुलेशन की, तो पता ये चला कि उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी थी 80 मिलियन। अब पूरे साल में उसने विदहोल्डिंग की मद में एडवांस टैक्स पे कर दिया हुआ था 25 मिलियन। और उसके बाद जो है अब 80 मिलियन जो है उसने पे कर दिया। 80 मिलियन सॉरी उसकी लायबिलिटी थी और 25 मिलियन जो है उसकी एडवांस जो टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट उसने जो है इसको जमा करवा दिया हुआ था। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनुअल इनकम टैक्स की लायबिलिटी जब उसने कैलकुलेट की तो 80 मिलियन बनी, हमने अज़्यूम किया। और पूरे साल में जब उसने इनवॉइसेस अपने कस्टमर को दिए, उसके बाद जब उसने पेमेंट रिसीव की तो उसके कस्टमर ने टैक्स विथहोल्ड किया और उसकी एडवांस टैक्स जो है वो जमा करवाता गया एफबीआर को। तो वो अज़्यूम कर लिया 25 मिलियन था। अब 80 मिलियन उसने पे करना था 30 सितंबर को, लेकिन पता ये चला कि उसने तो 25 मिलियन ऑलरेडी एडवांस टैक्स विथहोल्ड करवाया हुआ है विथहोल्डिंग टैक्स की मद में। तो 80 में से 25 मिलियन हमने लेस कर दिया, बाकी बचा 55 मिलियन और ये वो जमा करवा देगा। अब आप ये देखें, मैंने क्यों पिछले पीछे डिस्कस किया था कि कैश फ्लो मैनेजमेंट होती है टैक्स पेयर के लिए भी, वो इस लिहाज से कि अब 1 माह में उसने 80 मिलियन का जो कैश आउटफ्लो करना था, जो एफबीआर को जमा करवाना था, एक बड़ी अमाउंट है, ठीक है? कंपनीज़ के बजट होते हैं, उनकी क्वार्टरली फोरकास्टिंग चल रही होती है, तो उसके लिए एकदम बड़ा मुश्किल हो जाना था इतना जो है फंड जनरेट करना। अब क्या हुआ कि 80 मिलियन में से उसने 25 मिलियन ऑलरेडी विथहोल्डिंग के मद में जमा करवाया हुआ था एडवांस टैक्स की सूरत में, तो अब वो 55 मिलियन जो है वो जमा करवाएगा। अब यहाँ तक क्लियर होगी ये चीज़? नहीं समझ आई होगी, वीडियो को दोबारा पीछे रिवर्स करके इसको देख लीजिएगा। अब ये जो मैंने प्रोसेस समझाया है, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ 5W के कांसेप्ट के साथ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ विथहोल्डिंग टैक्स और आपको दोबारा कभी भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बड़ी कोशिश किया है कि ये 18 टू 20 मिनट्स में कवर हो जाए। बाकी जो लोग हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उनको पूरा लेक्चर दिया जाता है विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर। अब सबसे पहला W आ गया वाई, कि विथहोल्डिंग टैक्स रिजीम की ज़रूरत क्यों थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गवर्नमेंट के लिए जो है रेवेन्यू थ्रू आउट द ईयर अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कलेक्शन चाहिए होती है। टैक्स पेयर जो है अपने डिस्चार्ज करता है ऑब्लिगेशन, जो उसकी फाइनल लायबिलिटी होती है और फाइनल लायबिलिटी को यकमुश्त लम सम पे करने की बजाय वो विथहोल्डिंग की मद में, एडवांस टैक्स की मद में इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा होता है। तो ये फ़ायदा, ये इसलिए जो है विथहोल्डिंग टैक्स की हमें ज़रूरत थी। ये गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों के लिए फ़ायदा है। दूसरा W था हमारे पास व्हाट इज़ विथहोल्डिंग टैक्स, तो ये एडवांस टैक्स होता है जो हम किसी की इनकम में से हम जो है डिडक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको
पे एज यू अर्न कहा जाता है, या टैक्स एट सोर्स कहा जाता है, टैक्स एट सोर्स ऑफ इनकम। फिर तीसरा डब्ल्यू आ गया, हु इज विद होल्डिंग एजेंट। तो सेक्शन 153 का सब सेक्शन 1 में उसने कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, क्योंकि विद होल्डिंग जो है ट्रांजैक्शंस के ऊपर सेक्शन 153 डील करता है। सबसे ज़्यादा नोटिस भी इसी के आते हैं, इसी की रिकंसिलिएशन रूल 44 की बनती है, इसी के ऊपर हमने फिर जो है नोटिस भुगतने होते हैं, और सबसे ज़्यादा एफआईआर में केसेस भी इसी सेक्शन के लगे हुए हैं। अब उसने कैटेगरी के लिए मेंशन कर दिया सब सेक्शन 1 में कि एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल, फुल पेमेंट कर रहा है और पार्ट, और चाहे वो पार्शियल पेमेंट कर रहा है, इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस, चाहे वो एडवांस पेमेंट कर रहा है टू अ रेजिडेंट पर्सन। जो रेजिडेंट पर्सन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं जाके कि रेजिडेंट पर्सन कौन होता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ उसने कहा है एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन। अब एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, इसी सेक्शन के सब सेक्शन 7 के क्लोज आई में उसने डिफाइन किया हुआ है कि प्रिस्क्राइब पर्सन मीन्स। अब मीन्स आ गया, तो मीन्स का मैंने आपको बताया था कि मीन्स और इंक्लूड में क्या फ़र्क होता है। जिस डेफिनेशन में मीन्स आ जाए उसका मतलब ये होता है कि इसके बारे में या इसको वही मीनिंग लगेंगे जो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, रिगार्डलेस किसी दुनिया के किसी दूसरे कानून में या डिक्शनरी में कोई भी मतलब उसका बताया गया है, लेकिन इसको यही मतलब लगेगा जो इसके बाद बताया गया, क्योंकि मीन्स जो है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन के लिए यूज़ होता है, रिस्ट्रिक्टिव होता है। तो जो प्रिस्क्राइब पर्सन है वो फेडरल गवर्नमेंट होगी, कंपनी यानी कि कंपनी आपने आज एसईसीपी में रजिस्टर करवा ली तो वो इटसेल्फ जो है वो बन जाती है आपका विथहोल्डिंग एजेंट। इसके अलावा एओपी पार्टनरशिप बिजनेस आपका जो है वो है आपका विथहोल्डिंग एजेंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर है, कंसोर्टियम और ज्वाइंट वेंचर है, फिर आपका एक्सपोर्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एओपी है, अगर उसकी जो रेवेन्यू है पिछले किसी भी साल में अगर आपके 100 मिलियन से अबव है, तो वो इटसेल्फ अगले उस साल और आगे आने वाले सालों में जो है आपकी विथहोल्डिंग एजेंट बनेगी, चाहे आगे चल के किसी साल में आपकी 10 करोड़ से इनकम होगी। और सेम गोज़ फॉर द इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। अगर आपकी जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो आपका टर्नओवर या रेवेन्यू या सेल आपकी अगर 100 मिलियन से अबव है पिछले किसी भी साल में, तो आप जो है उस साल से ऑनवर्ड आप विथहोल्डिंग एजेंट है। इसके अलावा अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और आपकी 100 जो है वो 100 मिलियन से ऊपर है, तो आप जो है वो विथहोल्डिंग एजेंट है। और इसी तरीके से जो आपके आगे बिल्डर्स आ गए या आपके डेवलपर आ गए, वो भी जो है आपके विथहोल्डिंग एजेंट है। तो ये विथहोल्डिंग एजेंट आ गया कि कौन होते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो तमाम लोग हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो विथहोल्डिंग एजेंट है, और इन्होंने अपने बिज़नेस का जब भी कोई एक्सपेंस करना है, तो उसके ऊपर विथहोल्डिंग करनी है, नहीं तो फिर सेक्शन 21 की कंप्लायंस आपके ऊपर जो है वो लगेगी और आपको कोई कुछ एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ भी होंगे। अच्छा, यहाँ पे इसने ना मैंने चीज़ लिखी हुई है कि सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड अ सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट वेदर अंडर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और नोट। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा नोट डाला हुआ है सेक्शन 153 सब सेक्शन 7 के क्लोज 3 का। उसमें उसने ये बताया है कि सेल ऑफ गुड्स क्या होती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ सेल की है, चाहे कैश पे की है, चाहे क्रेडिट पे की है, ठीक है, वो इंक्लूड होगी सेल ऑफ गुड्स पे। और जब आप ये बिज़नेस जो है जब सेल ऑफ गुड्स करेंगे, तो वो जो है विथहोल्डिंग करेंगे, क्योंकि ये विथहोल्डिंग एजेंट हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कैश पे करें या क्रेडिट पे करें, तो यू आर विथहोल्डिंग एजेंट। उसके बाद हमारे पास फोर्थ डब्ल्यू आता है व्हेन, कि ये तो हमें पता लग गया कि विथहोल्डिंग टैक्स होता क्या है, करना किसने होता है, लेकिन ये तो हमें बताएँ कि ये करना कब है? विथहोल्डिंग एजेंट ने टैक्स कब विथहेल्ड करना है? तो सेक्शन 158 हमें बताता है कि करना कब है। अ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम एन अमाउंट पेड बाय द पर्सन एट द टाइम अमाउंट इज़ एक्चुअली पेड। अब मैं अगर आपको पीछे चलूँ, एक स्लाइड में आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने ये देखें, ये बैंक पेमेंट मैंने कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ था पेमेंट टू सेलर, ठीक है? जब भी बायर ने पेमेंट करनी है बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, जब भी पेमेंट करनी है तब उससे टैक्स विथहेल्ड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्रूवल बेस के ऊपर भी, अगर लेट्स से मैंने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जनवरी में और मैंने उसका टैक्स उसको जो पेमेंट है वो मैंने की है जुलाई के बाद, और आप अज़्यूम कर लें कि टैक्स इंक्रीज़ हो गया है, तो जो सेलर है वो ये नहीं कहेगा कि जनाब मैंने तो आपको सेल की थी जनवरी में, उस टाइम रेट था 10%, अब हो गया 20%, 20% तो आप मुझे 10% ही टैक्स लगाएँ। नहीं,
करंट प्रिवेलिंग रेट के ऊपर आपने जो है ना टैक्स की विथहोल्डिंग करनी है और कब करनी है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यानी कि अगर आप 2 साल पुराना भी टैक्स अपना एक्सपेंस बुक किया हुआ अब पे कर रहे हैं, तो अब जो टैक्स जो रेट है वो आप उस पे अप्लाई करेंगे रिगार्डलेस वो टैक्स कम हो गया हो या ज़्यादा। तो इट मीन्स हमें पता ये चला कि हमने टैक्स विदहेल्ड कम करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, नॉट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। चलें, अब अब दूसरा आता है कि हमने इसको पेमेंट कब करनी है। तो एफ जो सेक्शन 160 हमें बताता है कि हमने पेमेंट कब करनी है, और रूल 43 इनकम टैक्स रूल्स 2002 का हमें ये बताता है कि दैट जो हमने टैक्स जो पे किया है एट द टाइम ऑफ एक्चुअली पे जो हमने उसका विदहेल्ड किया, अ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, जो हमने टैक्स डिडक्ट किया है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उसको आफ्टर डिडक्शन कमिश्नर को एफबीआर को पे कब करना है। तो रूल 43 हमें क्या बताता है, द टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच वीक एंडिंग ऑन एवरी संडे। यानी कि मैं अगर आज मैं ज़ूम करता हूँ, आज है ट्यूसडे, और मैंने आज एक ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स विदहेल्ड किया है, उसको मैंने कब जमा करवाना है, आज है ट्यूसडे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैंने 5 दिन के अंदर-अंदर विद इन 5 डेज़ जो है उसको संडे से पहले-पहले मैंने जमा करवाना है रेज़िडेंट पेमेंट पे, लोकल पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है? और अगर कोई पेमेंट किसी नॉन रेज़िडेंट को कर रहा हूँ, तो उसका प्रायर टू द ट्रांज़ैक्शन रेमिट मुझे टैक्स जमा करवाना पड़ता है, क्योंकि बैंक्स के अदर डॉक्यूमेंट के साथ आपने विथहोल्डिंग का भी टैक्स विथहोल्डिंग का सर्टिफ़िकेट लगाना होता है कि जो हम अमाउंट रेमिट कर रहे हैं या नॉन रेज़िडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, इसका हमने ऑलरेडी टैक्स जमा करवा दिया हुआ है। आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे पूरा सेक्शन जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके क्लोज़ बी में लिखा हुआ था कि इन अदर केसेस एट द टाइम अमाउंट इज़ एक्चुअली पेड, यानी कि टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, जब हम पेमेंट कर रहे होंगे उस टाइम हम विदहेल्ड करेंगे। और पे कब करेंगे? पे हम करेंगे जो रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 60 है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच वीक एंडिंग ऑन एवरी संडे। और जो अमाउंट हम रेमिट करेंगे अब्रॉड, वो पे प्रायर टू द रेमिटिंग अब्रॉड ऑफ द अमाउंट। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास है हाउ एंड फ्रॉम। अब हमें पता चल गया कि विथहोल्डिंग टैक्स होता क्या है, ये क्यों इसकी ज़रूरत थी, विथहोल्डिंग एजेंट क्या था, कौन था, और पेमेंट हमने कब करनी थी, और डिडक्ट हमने कब करनी थी। लेकिन अब अगला सवाल है कि करनी कैसे और किसे करनी है, फ्रॉम होम किसे करनी है। रेजिडेंट पर्सन मैंने आपको बताया था, एंड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, इनसे हमने करनी है, रेफरेंस ये है। अब अगला सवाल है हाउ टू कलेक्ट एंड फ्रॉम व्हिच अमाउंट टू डिडक्ट इट, कि भाई ये तो बता दो कि अब हमने विदहेल्ड करनी कैसे है और किस तरह करनी है। तो इसका रेफरेंस है फर्स्ट कैजुअल पार्ट 3 डिवीजन 3 पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पे कैटेगोरिकली मेंशन्ड है ऑन ग्रोस अमाउंट पेबल टू सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर। अब ग्रोस अमाउंट क्या होती है? ग्रोस अमाउंट होती है, हमारे पास 3 तरह की अमाउंट्स आ रही होती है इनवॉइस में। एक हमारे पास आती है नेट अमाउंट, एक हमारे पास आती है टैक्स चार्ज, जो सेल टैक्स चार्ज किया होता है, और फिर हमारे पास इन दोनों का क्लब करके सम करके आ रही होती है ग्रोस अमाउंट। तो ये ग्रोस अमाउंट है जिसके ऊपर हमने टैक्स विदहेल्ड करना होता है। ग्रोस अमाउंट इस रेफरेंस पे कैटेगोरिकली उसने मेंशन किया हुआ है। अब आपको ये भी पता चल गया पहला डब्ल्यू के विदहोल्डिंग टैक्स होता क्या है, फिर इसकी ज़रूरत क्या थी, तीसरा कि विथहोल्डिंग एजेंट कौन है, फिर चौथा हमने देख लिया कि हम ये इसकी हमने पेमेंट कब करनी होती है, व्हेन, और फिर पांचवा हमने देखा कि कैसे करनी है और किससे करनी है। तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद विथहोल्डिंग टैक्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो समरी की तरफ जाएं। गवर्नमेंट्स को रेगुलर रेवेन्यू डे टू डे बेसिस पे कलेक्ट होता है। सेलर का ये होता है कि उसकी इंस्टॉलमेंट की मद में, एडवांस इंस्टॉलमेंट की मद में उसकी फाइनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट टैक्स जो है एफबीआर को जमा हो रहा होता है। और बायर के आज सिंपल जो है विद होल्डिंग एजेंट के लिए जो है उसकी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो ये बेनिफिट जो है एफबीआर को सेम गोज फॉर के जी उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है टैक्स पेयर्स की, उसके बाद डॉक्यूमेंटेड चीज़ें आ रही होती हैं बायर की तरफ से और विद होल्डिंग एजेंट की तरफ से। और अगर सेलर नहीं रिपोर्ट करता तो फिर बायर की तरफ से अगर डाटा जाता तो अब इनका वैसे रियल टाइम जो है वो ट्रांजैक्शन मॉनिटर हो रही होती हैं, तो उनकी स्क्रूटनी काफ़ी टाइट हो जाती है। फिर सेलर जो है वो विद होल्डी
उसको क्या फ़ायदा है कि वो अपनी एनुअल लायबिलिटी को जो है इंस्टॉलमेंट की मद में ड्यूरिंग द ईयर पे कर रहा होता है। बायर के लिए कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, बीइंग अ विथहोल्डिंग एजेंट, ठीक है, उसकी जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, वो एफबीआर के नोटिसेस और प्रोसीडिंग्स को हैंडल कर रहा होता है, जो उसने विथहोल्डिंग की होती है, उनकी रिकंसिलिएशंस वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये हमने जमा कैसे करवाना है, ठीक है? इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बड़ी-बड़ी अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में बड़े लोग जो हैं वो अब क इस चीज़ के ऊपर उन्होंने इनिशिएट लिया, बड़ी अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप किसी की भी वीडियो जाकर देखिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा एक डाटा एंट्री करनी होती है जिसके ऊपर आपने जो टैक्स विदहेल्ड जो किया होता है वो जमा करवा देते हैं। तो स्टेप वैसे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं या नहीं है। फिर आप अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट है, फिर आपने देखनी है कि जो पेमेंट की ट्रांज़ैक्शन है, आया वो उसके ऊपर विद वो एग्ज़ेम्प्ट है, ज़ीरो रेटेड है या उसके ऊपर विथहोल्डिंग पड़ती है कि नहीं पड़ती। फिर आपने अपने पेयर का स्टेटस देखना है कि वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है, क्योंकि तीनों का रेट डिफरेंट है। फिर आपने जो भी उसका स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंगली टैक्स रेट अप्लाई करना है। फिर आपने कैलकुलेशन करके टैक्स विथहेल्ड करना है और उसके बाद जो है आपने उसको टैक्स को जो है वो टाइमली जो है उसको डिपॉज़िट करवाना है और नेट पेमेंट जो है आपने उसको कर देनी है सेलर को और उसके बाद जो टैक्स की पेमेंट है वो आपने एफबीआर को कर देनी है। उसके बाद आप पीएसआईडी जनरेट करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखा भी रहा हूँ कैसी होती है। जब आप पीएसआईडी जनरेट ये करके जमा करवाते हैं, फिर आपकी सीपीआर जनरेट होती है, उसके बाद आप जो है ऑटो जनरेटेड उसको सर्टिफिकेट भी इशू कर देते हैं। इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो आप मंथली बेसिस पे भी करते हैं, एनुअल बेसिस पे भी कर रहे होते हैं, अंडर सेक्शन 165 स्टेटमेंट जमा करवा रहे होते हैं। फिर रूल 44 की एनुअल रिकंसिलिएशंस भी आप लोग बना रहे होते हैं। ये सारी जो 2 चीज़ें हैं ये करनी होती हैं आपने, बायर ने भी करनी होती हैं और जो सेलर है उसने भी अपने पास सारा रिकॉर्ड रखना होता है ताकि वो ऑडिट के टाइम पे काम आए। तो जो पीएसआईडी जनरेट करते हैं वो इस तरीके से पीएसआईडी जनरेट करते हैं जिसके ऊपर जो भी नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन है वो आ रहा होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो विथहोल्डिंग एजेंट है उसकी डिटेल आ जाती है। उसके बाद जो सेक्शन आपने जिस सेक्शन के तहत, अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर हुआ हुआ है, मैंने सैंपल लिया था तो 236 के का यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। जब आप ये जमा करवा देते हैं, फिर आपके पास जो सीपीआर कंप्यूटराइज़्ड पेमेंट रिसीट आ जाती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने जो है किस आरटीओ पे जमा करवाया है और किस सेक्शन के तहत जमा करवाया है, विथहोल्डिंग एजेंट की डिटेल आ जाती है और जिस टैक्स पेयर का जमा करवाया तो उसकी सारी यहाँ पे डिटेल आ जाती है। इसके बाद आपका जो है वो रूल 42 का एक जो है सर्टिफ़िकेट वो इश्यू होता है, ये आपने बायर को देना होता है। समटाइम बायर जो है सॉरी सेलर को देना होता है, समटाइम सेलर जो है वो आपसे सीपीआर भी रिक्वायर कर लेता है, तो ये दोनों चीज़ें आप उनको दे देते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा विथहोल्डिंग टैक्स का जो है लेक्चर कंप्लीट हुआ है एंड आई होप कि आपको लोगों को जो है वो बड़ा ईज़ी वे में समझाने की कोशिश की थी और आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई होगी। और नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो आप लोगों की तरफ से जब फीडबैक आती है तो वो हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन की चीज़ होती है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी जो है राय, अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे मेंशन करते हैं। और इसमें फीडबैक भी दीजिएगा और ये कुछ हमारी सर्विसेज़ हैं जो हम लोग दे भी रहे होते हैं। इसके अलावा जो प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ के अलावा हम लोग इनकम टैक्स की ट्रेनिंग भी करवाते हैं और यूएस टैक्स प्रिपेयरिंग कोर्स की ट्रेनिंग भी हम लोगों ने लास्ट ईयर से स्टार्ट की हुई है। तो जो करना चाहें हमसे राब्ता करें, नंबर्स हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा हम बुक कीपिंग की, मंथली कंप्लायंस की, नोटिसेज़ वगैरह की भी हम जो है देते हैं सर्विस। तो जी नंबर अब आपके पास अवेलेबल है, राब्ता कीजिएगा हमारे साथ। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।